बारिश में गरीब बेघर का गुफा में घर, रसोई, बिस्तर, सारा सामान तो ले लिया है, ना कुछ छूटा तो नहीं। बस में कुछ होगा तो छूटेगा। न जाने किस जगह लाकर पटक दिया हम लोगों को। इतने पैसे खर्च करें, सारी जमा पूंजी लगा दी, और क्या आया हमारे हिस्से में? इस छोटे से गांव का छोटा सा घर। अरे भाग्यवान, हमें बस घर मिल गया ना। भगवान का शुक्रिया अदा करो, वरना जितने पैसे मेरे बड़े भाई ने केस लड़ने और वकीलों को खिलाए न, मुझे तो लग रहा था कि उस शहर के घर के साथ साथ वो गांव वाला घर भी हड़प लेगा। इस गांव में रखा क्या है, लोग गांव से शहर जाते हैं और हम शहर से गांव आ गए। अरे माँ, अब छोड़ो ना, जो होना था सो हो गया। शहर में महीने का 3 से 4 हजार किराया देना पड़ता था, लेकिन अब गांव में हमारा खुद का घर है, तो बच गए ना हमारे किराए के पैसे। जी माँ जी, अब वही किराए के पैसे हम बचा लेंगे तो कितने काम आएंगे हमारे। अब हम लोगों को घर की तरफ चलना चाहिए। मौसम भी खराब सा हो रहा है, कहीं बारिश ना आ जाए। पूरा परिवार सामान उठाकर बस स्टैंड से चलकर सीधा गांव में बने अपने छोटे से पुराने घर में जाता है। पूरे घर में चारों तरफ ढेर सारी धूल मिट्टी, मकड़ी के जाले थे, जिसे देखकर कविता के होश उड़ गए। हाय हाय, क्या हालत रख दी है इस घर की। चारों तरफ धूल मिट्टी, बेफालतू में हम लोगों ने इतने पैसे लगाए। सोचा था सारी जवानी तो किराए के घर में निकल गई, बुढ़ापे तो सुकून से अपने घर में निकलेगा, लेकिन लगता है भगवान ने नसीब में सुकून लिखा ही नहीं। माँ जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपकी दो दो बहुएं हैं, आप सब लोग आंगन में जाकर बैठ जाओ, हम थोड़ी देर में पूरे घर की अच्छे से सफाई कर देंगे। सब लोग आंगन में आकर बैठ जाते हैं। वही रीना, सना और उनकी ननद मीरा, तीनों मिलकर सारे मकड़ी के जाले हटाकर धूल मिट्टी साफ करके पूरे घर की अच्छी धुलाई कर देते हैं। और घर के कोने में बने एक छोटे से मिट्टी के चूल्हे पर दोनों बहुएं अपने साथ लाए राशन से दाल चावल बनाती हैं, और पूरा परिवार हाथ मुंह धोकर चटाई बिछाकर खाना खाने के लिए बैठ जाता है। तुम दोनों ने काम का क्या सोचा है? यहाँ आने से पहले तो तुमने अपनी फैक्ट्री वाली नौकरी छोड़ दी। बाबा, वो फैक्ट्री शहर में है और यहाँ से शहर कितना दूर है, रोज का आना जाना तो हम नहीं कर सकते। इसलिए हम सोच रहे हैं कि शहर में कोई अच्छी खासी नौकरी देखेंगे और रात में फैक्ट्री में ही रुक जाएंगे। हफ्ते में एक बार आकर आपको पैसे दे। डेंगू, जो करना है करो, लेकिन भूलना मत। सना बहू पेट से कुछ महीनों में उसकी डिलीवरी होने वाली है, उसके लिए भी काफी पैसे लगेंगे। खाने के बाद सब थोड़ी देर आंगन में बैठते हैं। अब दोनों बहुएं मिलकर सबका बिस्तर लगा देती हैं। रात के तकरीबन 2:00 बजे होते हैं। पूरा परिवार अपने अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था कि तभी बाहर जोरों से हवाएं चलने लगती हैं, और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे इस परिवार का घर की छत जगह जगह से टपने लगती है। अरे, ये मेरे पैर पर पानी कौन डाल रहा है बार बार? कविता जैसे ही अपनी आंख खोलती है तो देखती है कि जगह जगह से पानी टपक रहा है। हे भगवान, सब कुंभकर्ण बनकर सोए पड़े हैं। अरे उठो सब, जल्दी से देखो क्या हो रहा है। कविता हॉल में सो रहे बेटे और पति को उठाने के बाद दोनों बहुएं बेटों के कमरे पर हाथ से मार मार कर सबको उठाती हैं, और जब सब छत टपकता देखते हैं तो जल्दी से बिस्तर उठाकर साइड में रख देते हैं। कोई हाथ में बाल्टी तो कोई पतीला पकड़कर टपकती छत के नीचे खड़ा हो जाता है। देखने से तो छत बिल्कुल सही लग रही थी, लगता है सालों से किसी ने इसकी मरम्मत नहीं करवाई। बड़े भाई को पता था कि यह घर पुराना है, छत टपकती है, रहने लायक बिल्कुल नहीं है। इसीलिए तो उन्होंने शहर वाला मकान हड़प लिया और हमारी किस्मत में यह टूटा फूटा घर दे दिया। तुम हर बात का पतंग घर बनाना बंद कर दो। छत टपक रही है, उड़ी नहीं है हवा में। कुछ देर में बारिश रुक जाती है और रीना अच्छे से घर में पोंछा लगाकर दोबारा सबका बिस्तर लगा देती है। अगला दिन होता ही है, दोनों भाई काम के लिए शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। तो वही दोपहर होते होते फिर से एक बार जोरों की बारिश शुरू हो जाती है, और इसकी बारिश बार छत टपकने के साथ साथ घर में भी बाहर से पानी आने लगता है। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? उस तरफ मेंढक है। इस गंदे पानी के साथ घर में मेंढक भी आ गया। घर में पानी आने के साथ साथ बाहर से छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी पानी के साथ आने लगते हैं। अब सब लोग जल्दी जल्दी
घर से पानी बाहर निकालने में लग जाते हैं, तो वही मनोज बाहर आकर नाली पर जमा कचरा हटा देता है, जिससे अब धीरे धीरे पानी अपने आप घर से बाहर निकलने लगता है और आखिर में सब मिलकर एक साथ अच्छे से घर को सुखाते हैं और बैठ जाते हैं। घर तो सूख गया, लेकिन अब बिस्तर का क्या करें? ये तो गीले हो चुके हैं। ऊपर से सूर्य देवता का भी निकलने का कोई मूड नहीं। आसमान में बादल कैसे गिर कर आ गए, और तो और चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं बची। आज क्या भूखे रहना पड़ेगा? माँ जी, आप बच्चों का ख्याल रखिएगा। मैं और रीना जाकर कहीं से लकड़ी देख कर आते हैं। गांव है तो कहीं न कहीं लकड़ी की दुकान तो होगी ही। दोनों देवरानी जेठानी चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी ढूंढने के लिए निकल पड़ती हैं। काफी देर घूमने पर भी उन्हें कहीं लकड़ी की दुकान नजर नहीं आती। तभी सामने से एक बूढ़ी अम्मा आती दिखती है। अरे अम्मा, यहाँ कहीं लकड़ी की दुकान है क्या? नहीं बेटिया, यहाँ तो कोई दुकान नहीं है। वैसे तुम दोनों कौन हो? इस गांव में पहली बार देख रही हूँ तुम दोनों को। हम कल ही अपने परिवार के साथ यहाँ आए हैं। बारिश की वजह से घर में पानी आ गया, सारी सूखी लकड़ी भीग गई, इसलिए हम लकड़ी की दुकान ढूंढ रहे थे। इस गांव में तो अब ज्यादातर लोग गैस वाला चूल्हा ले चुके हैं। जो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते हैं वो पीछे वाले जंगल से लकड़ी ले आते हैं। तुम दोनों भी वहीं से ले आओ, लेकिन धीरे धीरे जाना। सुना है जंगल में काफी जंगली जानवर होते हैं। अम्मा की बात सुनकर सना और रीना जंगल की तरफ बढ़ जाती हैं। काफी ढूंढने पर उन्हें थोड़ी बहुत सूखी लकड़ी मिलती है, जिसे वो उठा लेते हैं। बारिश की वजह से बहुत कम सूखी लकड़ी मिलती है। हम कल आकर पहले से ही लकड़ी इकट्ठा करके रख लेंगे। दोनों बहुएं घर आकर खाना बनाने लगती हैं, तो वही दोनों के पति शहर में काम ढूंढकर रात तक घर आ जाते हैं। खाना भी बन गया था, तो सब हाथ मुंह धोकर चटाई बिछाकर खाना खाते हैं। तुम दोनों की नौकरी लग गई है तो छत की मरम्मत करवा दो। दोपहर में फिर से छत टपक रही थी। अभी तो नौकरी लगी है, तनख्वाह थोड़ी ना मिली है, वह तो 1 महीने के बाद ही जाकर मिलेगी ना। इस तरह अब कुछ समय गुजरता है। पूरा परिवार इस छोटे से घर में जैसे तैसे करके अपने दिन गुजार रहा था। लेकिन जब जब बारिश होती तो टपकती छत और घर में बार बार आ रहा पानी उनके नाक में दम कर देता। सास और बच्चे पलंग पर बैठे थे, वही दोनों बहुएं और नंदी पानी बाहर निकाल रहे थे। हफ्ते भर हो गया है, बिस्तर तो सूखे हुए। पता है ठंडी जमीन पर सोकर मेरी कमर में कितना दर्द होता है। ऊपर से पूरा दिन तो बस इस टपकती छत के नीचे से बर्तन बाल्टी रखने और हटाने में ही जाता है। अरे बिस्तर छोड़ो, जरा पहले रसोई की हालत देखो। बार बार पानी रसोई में आता रहता है। दिन में 10 बार तो रसोई साफ करती हूँ मैं, और यह चूल्हा भी साइड से गीला हो गया है, पता नहीं कब टूट जाए। एक बार फिर से चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी खत्म हो जाती है, जिसे देखकर रीना जंगल में एक बार फिर लकड़ी लेने के लिए जाती है। तभी रीना को जंगल में एक जंगली सांड दिखाई देता है, जो दूर खड़ा बस उसी को घूर रहा था। हे भगवान, इतना बड़ा जंगली सांड! अगर इसने मुझे एक टक्कर मार दी तो मैं सीधा स्वर्ग में लैंड करूंगी। रीना धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ती है और एकदम से भागने लगती है, और उसके पीछे पीछे सांड भी आने लगता है। भागते भागते रीना जंगल में बनी एक गुफा में जाकर छुप जाती है। अच्छा हुआ वो सांड मेरे पीछे नहीं आया, लेकिन गुफा के अंदर शेर हो तो फिर तो वही बात हो जाएगी। रीना बाहर झोंक कर देखती है और सांड के न दिखने पर लकड़ी उठाकर वापस घर की तरफ आ जाती है। अभी 2 से 3 दिन हुए थे, लेकिन बारिश होने की वजह से घर में दोबारा से पानी घुस आया था और सारी लघियां भी भीग गई थी। यह देखकर फिर से दोनों जंगल आती हैं। लघी इकट्ठा करते हुए गोरों की बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देखकर रीना और सना बारिश से बचने के लिए उसी गुफा में आ जाती हैं। तुमने तो कहा था कि यहाँ शेर चीता हो सकता है, लेकिन यह गुफा तो खाली है। आसपास कहीं हड्डी भी नजर नहीं आ रही। लगता है सालों पहले यहाँ आदिवासी रहते थे। वह यहाँ कितनी गंदी बदबू आ रही है। जरूर अंदर ढेर सारे कीड़े मकोड़े होंगे। तुम तो पेट से हो, तुम्हारा जी ही घबरा रहा है क्या? बारिश के रुकने के बाद अब दोनों देवरानी जेठानी वापस घर आ जाती हैं। तकरीबन 2 दिन हो चुके थे, लेकिन बारिश के रुकने का कोई नाम निशान नहीं था।
लगातार बारिश की वजह से दोनों भाई अपने काम पर भी नहीं जा पा रहे थे। दोनों भाई अपने परिवार के साथ साथ एक बर्तन लेकर घर में भरे पानी को निकाल रहे थे। पता नहीं बारिश कब रुकेगी। इस बारिश की वजह से हम दोनों काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं। सोचा था कि जो तनख्वाह मिलेगी उससे घर की मरम्मत करवा देंगे, लेकिन या तो घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया है। कई जगह से छत टपकने लगी थी, तो वहीं घर के अंदर भी बार बार पानी आ रहा था, जिससे रसोई का सारा सामान पानी में तैर रहा था। मिट्टी का चोला भी भीगकर टूट गया था, तो वही बिस्तर पर और घर का सारा सामान भी गीला हो गया था। लेकिन शायद अभी इस गरीब परिवार की किस्मत में और दुहक लिखे थे। बारिश के साथ साथ अब ऐसी आंधी आई कि इस गरीब परिवार की छत ही उड़ जाती। हे भगवान, यह क्या हो गया? कहा था मैंने कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। उस दिन तो कह रहे थे कौन सी छत उड़ गई है, देखो अब तो छत भी उड़ गई। पूरा परिवार बारिश में भीगने लगता है कि तभी पड़ोस में रहने वाली कमला पूरे परिवार को इस तरह देखकर उन्हें अपने घर में एक रात के लिए रहने का आसरा देती है। ये लीजिए आप लोगों का बिस्तर, आराम से सो जाओगे। आज रात के लिए तो मैंने आपको अपने घर में आसरा दे दिया, लेकिन आप तो जानते हैं कि मेरा परिवार भी कितना बड़ा है और घर कितना छोटा है। सुबह होने के बाद आप आसपास कहीं घर ढूंढ लीजिएगा। हमारे दुख में आपने हमें सहारा दिया, यही बहुत है। कमला जी, हम आप पर और बोझ नहीं बनेंगे। सुबह होने के साथ ही बारिश भी रुक गई थी, जिसे देखकर दोनों बहुएं और उनके पति जाकर उस बिखरे टूटे फूटे घर में से थोड़ा बहुत अपना जरूरत का सही सलामत बचा सामान उठाकर इकट्ठा कर लेते हैं। क्या जिंदगी हो गई है हमारी, बिल्कुल बंजारों की तरह, एक दिन यहाँ तो एक दिन वहाँ। हमसे अच्छे तो पुराने जमाने के आदिवासी ही थे, कम से कम एक जगह गुफा में रहकर तो सुकून से अपनी जिंदगी जीते थे। भाग्यवान, सब ठीक होगा, परेशान मत हो। माँ जी, एक मिनट, क्या कहा आपने? गुफा? जंगल में एक गुफा है, हम लोग वहाँ चलेंगे ना? उस जंगल वाली गुफा में सना, वहाँ जंगली जानवर हो सकते हैं। एक बार हम सब जंगल में गए ना, तो वापस नहीं आएंगे। तुम लोग किस गुफा की बात कर रही हो? जब हम लकड़ी लेने जंगल में जाते थे ना, तो वहाँ हमें गुफा मिली थी। ज्यादा बड़ी तो नहीं, लेकिन हम सब वहाँ आराम से रह सकते हैं। अब हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि हम सब शहर जाएं या यहीं आसपास किराए का मकान लें, लेकिन जब तक पैसे आएंगे तब तक हम वहाँ गुहारा कर सकते हैं। सना अब सबको उस जंगल वाली गुफा में लेकर जाती है। सब गुफा को इधर उधर सिर घुमाकर देखते हैं। अब तो जानवरों जैसी जिंदगी हो गई है हमारी। कम से कम पहले सर पर छत तो थी, लेकिन अब क्या? अब हमें इस गुफा में रहना होगा। तो और कहाँ रहेंगे? इतने पैसे भी तो नहीं है, कहीं किराए पर घर ले लें। जो थोड़े बहुत बचे हैं उससे हमें अपना गुजारा चलाना है। लेकिन भाभी, यहाँ कितनी गंदगी है, और तो और अंधेरा भी कितना है, अंदर का तो कुछ दिख ही नहीं रहा। हम यहाँ कैसे रहेंगे? यहाँ ढेर सारी लकड़ियाँ हैं। कुछ बड़ी बड़ी लकड़ियाँ चुनकर उन पर कपड़ा बांधकर मशाल की तरह उन्हें जला देंगे। और रही सफाई, तो वो तो हमें करनी ही पड़ेगी। अब घर के सारे मर्द बड़ी मोटी लकड़ी लेकर उन पर कपड़ा बांधकर मशाल की तरह उन्हें टांग देते हैं। तो वही दूसरी तरफ रीना जाले साफ करती है, मीरा झाड़ू मार रही है और सना सबके साथ मिलकर कूड़ा बाहर इकट्ठा करती है। ऐसा लग रहा है कि सालों से यहाँ मकड़ियाँ अपना घर बना रखी हैं। कितने जाले हैं, जैसे साफ कर रही हूँ उतने निकल रहे हैं। 3 से 4 घंटे लगातार गुफा की अच्छी सफाई करने के बाद अब दोनों बहुएं आसपास से बड़े बड़े पत्थर लाकर उनके बीच छोटी छोटी लकियां जलाकर राख देती हैं, जिस पर वो अब आराम से खाना बनाती हैं। वही कोई जंगली जानवर अंदर न आए, इसके लिए उन्होंने लक्की का एक गेट बनाया था, जिसे वो लगा देते हैं। और अब पूरा परिवार खाना खाकर उस गुफा की उबखाब नींद पर बिना बिस्तर के जैसे तैसे करके सो जाता है। लेकिन अगले दिन सबकी कमर की अच्छी खासी बैंड बजती है। सब उठकर बैठ जाते हैं। अरे, कल रात तो ऐसा लगा है जैसे नंगे बदन कंकड़ पत्थर पर सो रहा हो। सारा शरीर अभी तक दुख रहा है। करवट लेते हुए इस गुफा का एक पत्थर ऐसे मेरी कमर में चुभा। देखो कैसे कमर सूजी पड़ी है। ऐसी हालत में तो मैं इस तरह बिना बिस्तर के नहीं सो सकती। मेरे और मेरे होने वाले बच्चे दोनों के लिए यह सही नहीं है।
उबड़ खाबड़ जमीन पर सोना पूरे परिवार के लिए काफी मुश्किल था, जिसे देखकर रीना अब अपना थोड़ा दिमाग चलाती है। वो गुफा के अंदर ही पड़े बड़े बड़े पत्थरों को अपने पति और ससुर के साथ मिलकर इकट्ठा करके उन्हें एक बिस्तर के साइज में ले आती है। अरे बहू, तुम क्यों हमसे इतनी मेहनत करवा रही हो? आखिर तुम्हें करना क्या है? पापा जी, इन पत्थरों को हम इकट्ठा करके बिस्तर के साइज में ले आते हैं और फिर उनके ऊपर एक लकड़ी का फट्टा बिछा देंगे और उसके ऊपर बहुत सारे पत्तों की मोटी परत बिछा देंगे। सारे पत्थर इकट्ठा करने के बाद अब दोनों भाई मिलकर जंगल की लकड़ी से एक बड़ा सा चौड़ादार फट्टा बनाते हैं, जिसे वो पत्थर पर बिछा देते हैं और अब दोनों बहुएं उस पर इकट्ठा की गई पत्तियां बिछा देती हैं, जिस पर लेटने से उन्हें बिल्कुल गद्दे जैसा ही महसूस होता है। यह तो बिल्कुल बेड जैसा लग रहा है। अब तो मैं इसी पर ही सोऊंगी। बिल्कुल भी चुभन नहीं हो रही है। पूरा परिवार आराम से उन पत्थरों से बने बिस्तर पर रात गुजारता है। लेकिन जंगल में रहकर गुफा में रात गुजारना इतना भी आसान नहीं था। हर थोड़ी थोड़ी देर में बार बार अलग अलग जंगली जानवर की आवाज से पूरा परिवार सहमा हुआ बैठा होता था। अभी थोड़ी देर पहले लोमड़ी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी और अब मुझे शेर के गुर्राने की आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सारे जंगली जानवर हमें खाने के लिए गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे यहाँ नहीं रहना। अरे मीरा, बस करो। खुद तो डर ही रही हो और बच्चों को भी डरा रही हो। हमने मशाल जलाकर गुफा के बाहर रख दिए। कोई जंगली जानवर गुफा के अंदर नहीं आ पाएगा। जैसे तैसे कर सब लोग ऊपर वाले का नाम जपते हुए सो जाते हैं। सुबह सब उठे तो मीरा ने देखा कि गुफा के अंदर कुछ ज्यादा ही गंदी बदबू आ रही है। यह बदबू कहाँ से आ रही है? क्या यहाँ कोई मुर्दा है? रीना ने कहा। नहीं मीरा, शायद गुफा के नीचे से पानी आने की वजह से यह बदबू आ रही है। तभी रीना का बेटा मम्मा, मेरे पैर के नीचे कुछ चल रहा है, बोलकर रो दिया। सबने देखा तो उसके पैर के नीचे छोटे छोटे कीड़े चल रहे थे। अरे यह कीड़े तो बहुत ज्यादा हो गए हैं। पता नहीं इनके काटने से क्या होगा। रीना ने अपनी तरफ से मलाई और नींबू मिलाकर थोड़ा सा लगा दिया। फिर उसने सोचा कि गुफा के अंदर से पानी निकालना जरूरी है, तो उसने अपने पति के साथ मिलकर गुफा के अंदर एक छोटा सा नाली बनाया ताकि पानी बाहर निकल जाए। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम था। गुफा के अंदर एक छोटा सा सांप भी आ गया था। सांप को देखकर सबकी हवा निकल गई। अरे यह सांप कहाँ से आ गया? हम सब मर जाएंगे। रीना ने हिम्मत दिखाई और सांप को एक लाठी से धक्का दिया ताकि वह गुफा के बाहर निकल जाए। सांप गुफा के बाहर चला गया, लेकिन उसके बाद सबका दिल धड़क रहा था। उस रात सबने अपनी रात को और भी ज्यादा खराब महसूस किया, क्योंकि सांप की वजह से सबके डर काफी बढ़ गए थे। और अगली सुबह सबने देखा कि गुफा के अंदर एक छोटा सा छेद निकल रहा है, जहाँ से पानी बार बार आ रहा है। इस गुफा में तो पानी का निकलना बंद ही नहीं हो रहा। हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी रीना को याद आया कि उसने पहले भी एक कहानी सुनी थी कि जंगल के अंदर एक पुराना खजाना छुपा हुआ है। शायद इसी गुफा के अंदर कोई राज है और इस राज की वजह से पानी आता है। रीना ने अपने पति से कहा, हम लोग इस गुफा के अंदर से पानी निकालने के लिए एक छोटा सा नाली बनाए हैं, लेकिन पानी आना बंद नहीं हो रहा है। हम लोग यहाँ से कभी नहीं बच पाएंगे। मीरा ने कहा, हम लोग यहाँ से निकल ही नहीं सकते, हमारे पास कोई जगह भी नहीं है। सना ने बोला, हम लोग पहले से ही गरीब हैं, हम लोग अभी तो और भी ज्यादा परेशान हो गए। तभी उन्होंने गुफा के एक कोने में एक पुराना पत्थर देखा। पत्थर के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, जो सच झुका नहीं, वो यहाँ से निकल ही नहीं पाता। सब लोग चुप हो गए। रीना ने कहा, यह क्या मतलब है? क्या इस गुफा में कोई सच का टेस्ट होता है? उसी वक्त गुफा के अंदर से एक आवाज आई, तुम लोग सच के सामने खड़े हो। सब लोग डर के मारे ठहर गए। फिर आवाज ने कहा, तुम लोगों ने अपनी जिंदगी में जितने भी गलत काम किए हैं, सब यहीं पर तुम्हें वापस मिलेंगे। रीना का बेटा रो दिया। मीरा का मन हिल गया। सना की आंखों से आंसू निकल आए। हमने तो बस अपनी रोजी रोटी के लिए काम किया, हमने किसी को दुख नहीं दिया। लेकिन आवाज फिर से बोलती है, तुम लोगों ने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा गुनाह किया है। सब लोग चौंक गए। कौन सा गुनाह? हमने तो बस अपना घर चलाया। आवा ने कहा,
तुम लोगों ने इस जंगल के लोगों को धोखा दिया। तुम लोगों ने उनका घर, उनकी मीन, उनकी पहचान छीन ली और अब तुम लोग यहाँ अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो। सब लोग डर के मारे और भी ज्यादा रो पड़ते हैं। तभी रीना के पति ने कहा, हम लोग सच में ऐसा नहीं करते, हमने तो बस अपनी मजबूरी में ये सब किया। आवाज ने कहा, मजबूरी किसी को भी इंसान से इंसान बचा नहीं सकती। और तभी गुफा का एक हिस्सा खुद ब खुद हिलने लगा। एक दरवाजा खुल गया और दरवाजे के अंदर से एक पुराना सा कागज नजर आया। उस कागज पर लिखा था, जब तक तुम अपना सच नहीं बोलते तुम लोग इस गुफा से बाहर नहीं जा सकते। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में डर और शर्म दोनों साथ था। सब लोग डर के मारे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। किसी के पास भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। रीना के पति ने धीरे से कहा, हम सच बोलेंगे। रीना ने पूछा, क्या सच? पति ने कहा, जब हम लोग पहले शहर से आए थे हमने जंगल के लोगों से कहा था कि यह जमीन खाली है। हमने उन्हें झूठ बोला था। सच यह है कि यहाँ पहले से आदिवासी लोग रहते थे और उन्हें हमने अपनी मजबूरी के नाम पर भगा दिया। मीरा रो पड़ी और बोली, हमने तो बस उनके घर की लकड़ी छुपाई थी। हम सोच रहे थे कि हम सिर्फ काम कर रहे हैं। सना ने भी अपनी बात बताई, हमें भी पता था कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हमने डर के मारे चुप रही। रीना के बेटे ने भी बोला, मैंने भी अपने स्कूल में अपने दोस्त को झूठ बोला था। मैं अपने दोस्त से चोरी करवा कर लाया था। मुझे बहुत शर्म आ रही है। आवाज ने धीरे से कहा, तुम लोगों ने अपने सच को छुपाकर अपनी आदिवासी नेता ने सबको समझाया। तुम लोग अपनी गलती को मानने के बाद ही वापस आ सकते हो। अब तुम लोग अपनी जमीन वापस ले लो। सब लोग अपनी जमीन पे पहुंच गए। वहां पर उन्हें एक छोटा सा गांव मिला जिसमें लोग पुरानी तरह से जी रहे थे, लेकिन गांव बहुत ही गंदा और टूटा हुआ था। कुछ लोग बीमार थे, कुछ लोग भूख से परेशान। घर टूट गए थे और पानी की वजह से सारी फसल भी खराब हो गई थी। रीना ने सोचा, अब हम लोग यहाँ आके कैसे जिएंगे? आदिवासी नेता ने कहा, तुम लोगों को अपनी गलती को माफ करने के बाद अब अपनी जमीन को फिर से बसाना होगा और तुम लोग अपने परिवार के साथ मिलकर हमारे गांव को फिर से खड़ा करोगे। रीना ने कहा, लेकिन हम लोग अभी भी गरीब हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आदिवासी नेता ने कहा, तुम लोगों के पास एक चीज है, तुम लोगों के पास मेहनत है। मेहनत से सब कुछ मिलता है। फिर नेता ने सबको एक जगह बुलाया और उन्होंने सबके बीच कुछ छोटे छोटे काम बांट दिए। कुछ लोग पेड़ लगाने, कुछ लोग नदी का पानी साफ करने, कुछ लोग घर बनाने, कुछ लोग फसल उगाने और कुछ लोग बच्चों को पढ़ाने। रीना और उसका पति दोनों मिलकर एक छोटा सा खेत बनाने लगे। मीरा और सना घर बनाने में मदद कर रही थी। बच्चे सब मिलकर पेड़ लगाने और पानी साफ करने में लग गए। दिन रात मेहनत करने के बाद थोड़े ही दिनों में गांव का हाल बदलने लगा। घर धीरे धीरे बनने लगे, नदी का पानी साफ होने लगा, पेड़ लगने लगे, बच्चे स्कूल जाने लगे और गांव में फिर से खुशी का माहौल आ गया। रीना के पति ने कहा, अब हम अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकते हैं और इस बार हम सच के साथ जिएंगे। रीना ने कहा, हाँ, अब हम अपनी गलती को नहीं दोहराएंगे और हम अपने बच्चों को भी सच सिखाएंगे। आदिवासी नेता ने सबको एक साथ बुलाया और बोला, आज से तुम लोग हमारे गांव के हिस्सा हो और हम तुम्हें अपनी तरह अपना मानेंगे। तुम लोग हमारे साथ जियो और हम तुम्हारे साथ। सब लोग खुशी से झूम उठे। सब ने एक दूसरे को गले लगाया और तब से रीना और उसका परिवार कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी को सच के साथ जीना शुरू किया और जंगल का गुफा का राज बस एक याद बनकर रह गया।